हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 6 हमारा राजस्थान, जिसमें हम चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वीडियो जो भी अपलोड हो रही हैं वही उसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और वन लाइनर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे, कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। पहला प्रश्न है, किसी नदी द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी नदी के द्वारा निर्मित जो जल प्रवाह होता है उसकी एक व्यवस्था होती है, उसे अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपवाह तंत्र को प्रवाह प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो वे सहायक नदियां कहलाती हैं, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अपवाह तंत्रों के नाम बताइए। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट है, किन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं? तो अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध और पार्वती आदि नदियों को जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत से पश्चिमी में मिल भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को किसका अपवाह तंत्र कहते हैं? तो इन्हें अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये क्या करते हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र जो होता है उसमें अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल जो अरब सागर में ले जाती हैं वे नदियां ही माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास, ठीक है। और इनकी जो सहायक नदियां हैं ये जो नदियां हैं ये सब क्या करती हैं? ये अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं और इन्हें अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये नदियों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। खैर, इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको इसी में सार मिल जाए ताकि आप एक बार पढ़ लें तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट है, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे किन नदियों के नाम से जाना जाता है? तो उसे आंतरिक अपवाह तंत्र या भूमिगत अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि नदी में ना मिलकर या समुद्र में ना मिलकर वो कहीं जमीन पर ही विलुप्त हो जाए या कहीं उसका अंत स्थल भाग में ही हो जाए उसे आंतरिक अपवाह तंत्र या भूमिगत अपवाह तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में जो चंबल नदी है वह चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी अंत में किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? बनास, बेडच, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि। नेक्स्ट है, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है? बनास नदी जो है वह रामेश्वर के निकट जो चंबल नदी है वहाँ पर मिलती है, यानी कि बनास नदी चंबल नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, बनास नदी किस प्रकार की नदी है? तो बनास नदी एक मौसमी नदी है। नेक्स्ट है,
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह है बनास नदी। नेक्स्ट है, बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो बनास नदी की जो लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। दोस्तों ये सभी आरबीएससी बुक जो हैं उसी के अंदर से क्वेश्चंस लिए गए हैं और उनमें जो चैप्टर हैं उसी से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बनाए गए हैं, अन्यथा कहीं से क्वेश्चंस नहीं लिए गए हैं। टोंक व सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टोंक बनास नदी के किनारे स्थित है और सवाई माधोपुर भी बनास नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी, ये सभी बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से होता है? लूनी नदी का, यानी कि दो धाराएं कौन सी हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराएं हैं जो कि मिल जाती हैं तो लूनी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किन जिलों में बहकर अंत में कच्छ की खाड़ी में मिलती है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इन जिलों में बहते हुए फिर यह कच्छ की खाड़ी में मिलती हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लूनी नदी अंत में किस में मिल जाती हैं? तो कच्छ की खाड़ी में मिल जाती हैं। लूनी नदी का जल किस जिले तक मीठा होता है? तो यह बाड़मेर तक भी मतलब बाड़मेर जो जिला है वहाँ तक मीठा होता है, बालोतरा तक मीठा होता है। बाड़मेर जिले का जो बालोतरा स्थान है वहाँ तक लूनी नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद का जल खारा होता है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झुंझुनू, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, माही नदी राजस्थान की बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद किस खाड़ी में मिलती हैं? खंबात की खाड़ी में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है माही नदी। और जिलों में बहने, किन जिलों में बहती हैं? तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहती हैं, उसके बाद में यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोम एवं जाखम माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेरांठ पहाड़ी से। नेक्स्ट है, बाणगंगा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा के नाम से भी बाणगंगा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाणगंगा नदी का पानी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। कौन सी नदी का पानी? बाणगंगा नदी का पानी। अगला प्रश्न, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से घग्गर नदी का उद्गम स्थल होता है। हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक श्रेणियाँ कहाँ हैं? हिमालय पर्वत पर हैं। और घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक श्रेणियों से। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, घग्गर किस प्रकार की नदी है? यह एक अंतः प्रवाही नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती हैं? हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती हैं। घग्गर नदी किस जिले में भूमिगत होती है? तो हनुमानगढ़ से में प्रवेश करने के बाद यह गंगानगर में भूमिगत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है? तो घग्गर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी को याद है, लेकिन आया हुआ है चैप्टर में तो मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है, क्योंकि बार बार पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मंदिर किसे कहा है? नदी घाटी परियोजना को। किसी भी तरीके से पूछ ले आपको अच्छे से याद रखना है। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध
बनाए गए हैं, याद रखना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत आने वाले बांध कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध जो हैं वह चंबल परियोजना के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अच्छी लग रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? चित्तौड़ जिले में। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में। अगला प्रश्न कोटा बैराज सागर बांध कहाँ है? कोटा में। चंबल परियोजना से दोनों राज्यों में कौन सी सुविधाएं मिलती है? यानी कि चंबल परियोजना जो है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? जल विद्युत एवं सिंचाई की। अगला प्रश्न माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में माही नदी पर। सबसे पहला तो माही से ही स्पष्ट हो रहा है कि माही नदी पर है माही बजाज सागर परियोजना, लेकिन जिला पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह जो है यह राजस्थान एवं गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बिसलपुर परियोजना कहाँ स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में। अगला प्रश्न है बिसलपुर परियोजना किस नदी तट पर है? बनास नदी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अब ये जो है यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात भी आता है इसमें, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है और राजस्थान आता है। अगला प्रश्न सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा किन जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? बाड़मेर व जालोर। यानी कि किस परियोजना से बाड़मेर और जालोर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कराई जाती हैं। और किसके द्वारा? नहर के द्वारा। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए और खुद ही पढ़िए, यानी कि क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न जवाई परियोजना कहाँ स्थित है? पाली जिले में जवाई नदी पर। सोम गमला अम्बा परियोजना जो है डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित है। आपको जिला भी याद रखना है, नदी भी याद रखना है ताकि अच्छे से याद हो। कई बार पूछा जा सकता है कि डूंगरपुर जिले में कौन सी नदी बहती है? तो सोम नदी बहती है ना। इस तरीके से पूछ लिया जाए तो पूरा अगर पढ़ेंगे और पूरा याद रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में है और जाखम नदी पर ही है, नदी के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पारंपरिक जल स्रोत कुएं, बावड़ियाँ, जोहर, टांके, खड़ीन आदि ये सब क्या है? पारंपरिक जल स्रोत हैं। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है जयसमंद झील का निर्माण कब व किस नदी पर करवाया गया था? सन 1687 से 91 तक चला था और गोमती नदी पर करवाया गया था। ये भी याद रखना है आपको। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील विश्व की है। और कौन सा पानी है? मीठे पानी की। और किसके द्वारा निर्मित है? मानव निर्मित द्वारा, और सबसे बड़ी है। इस तरीके से आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। अगला प्रश्न है धार्मिक महत्व की दृष्टि से अजमेर जिले में स्थित झील कौन सी है? पुष्कर झील धार्मिक महत्व की दृष्टि से। आना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में आना सागर झील स्थित है। अगला प्रश्न है नक्की झील कहाँ है? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झीलें सर्वाधिक ऊंचाई पर। और कौन सी झील है? यह एक प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न है राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी कहा जाता है। नौचौकी जो है वह किस स्थान को कहा जाता है? तो राजसमंद झील के उत्तरी भाग को कहा जाता है।
बालसमंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कायलाना झील कहाँ स्थित है? यह है जोधपुर में। उम्मेद सागर झील कहाँ स्थित है? यह है जोधपुर में। गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। कोलायत झील कहाँ स्थित है? कोलायत झील जो है वह बीकानेर में स्थित है। सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न, गड़ीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में गड़ीसर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? सांबर झील है, पचपदरा है, डिडवाना है, लोणक रणसर है, पोखरण है और फलोदी। ये सब कौन सी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सांबर झील कहाँ स्थित है? तो जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य में सांबर झील स्थित है। पचपदरा झील कहाँ है? यह है बाड़मेर में स्थित है। डिडवाना झील कहाँ है? तो डिडवाना नागौर जिले में स्थित है। लुणकरण से झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोखरण झील कहाँ स्थित है? पोखरण जैसलमेर में स्थित है। फलोदी झील कहाँ स्थित है? फलोदी जोधपुर में स्थित है। किस विधि के अंतर्गत घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्र किया जाता है? रूफटॉप जल संचयन विधि या वाटर हार्वेस्टिंग विधि। और कभी ये भी पूछ लिया जाए कि रूफटॉप जल संचयन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें वर्षा के जल को एकत्र किया जाता है, यानी कि बहने नहीं दिया जाता है। और अन्य जो ऐसा समय होता है जब पानी की व्यवस्था नहीं होती है, तो फिर एकत्र किए गए हुए पानी को यूज़ किया जाता है। किस विधि द्वारा वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोककर भूमिगत किया जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग विधि के द्वारा। प्राचीन समय से वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता था? यानी कि प्राचीन समय में जो है वो वर्षा का जल टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि के माध्यम से जल का संग्रहण किया जाता था। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? टांका। और ये कहाँ, किस स्थान पर जल संरक्षण किया जाता था इसका? ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में। और कैसी होती थी इसकी संरचना? कुएं नुमा होती थी। और कहाँ बनाई जाती थी? घर में ही बनाई जाती थी, जिसे टांका के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? खड़ीन। अगला प्रश्न है, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ तक ही थे क्वेश्चन और कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट और अच्छे से पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।